वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आपको मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बता चुका हूँ। जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप सीरियल वाइज से वीडियो को देखें ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो, क्योंकि बीच में वीडियो देखने के बाद क्या होगा कि आपका बहुत सारा कंसेप्ट छूट जाएगा। ठीक है, अगर जो भी बच्चे नया ज्वाइन कर रहे हैं इस चैनल पे वो कृपया कर हम इस जितने भी वीडियो है मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो इससे पहले मैं बताया था कि रदरफोर्ड के बारे में मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। रदरफोर्ड ने ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कहना था इनका, रदरफोर्ड का कहना था, रदरफोर्ड का कि ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है और ये परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है। यहाँ घूम सकता है, यहाँ पे भी घूम सकता है, यहाँ पे भी घूम सकता है, यहाँ पे भी घूम सकता है, ये कहीं पे भी घूम सकता है। तो इनसे दिक्कत आया था क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है तो उसका स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो सकता है, स्थायित्व का चर्चा नहीं कर पाए। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते 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 क्या होगा कि जब घूमता है एक्सीलरेट करता है, एक्सीलरेट करते 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 क्या होता है, ये परमाणु के साथ चिपक जाता है और परमाणु का अस्तित्व ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए बोर का मॉडल पढ़ना पड़ा। बोर मॉडल याद रखना, इसी चीज को दूर करने के लिए बोर मॉडल पढ़ना पड़ा। तो अब बात करते हैं कि बोर का मॉडल क्या है। तो अभी जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं उस पॉइंट को आप लोग लिख लें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो चुका था 1913 ईस्वी में। बोर का मॉडल आया। बोर का मॉडल जो है क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। फिर से अब रिपीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोर का मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इन्होंने 1913 ईस्वी में जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उनको देखें, समझे, उसके बाद उसमें कुछ कमी था, उस कमी को दूर करने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया। क्लियर है? तो इनका पहला बिंदु जो था, उनके अनुसार इनका कहना ये था, बोर का कहना ये था कि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। मतलब इनका कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित त्रिज्या होगा और साथ साथ उसका एक निश्चित ऊर्जा होगा। अपने ऊर्जा के अनुसार वो वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, घूमता है। फिर से हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो अपने ऊर्जा के अनुसार लगाएगा। अगर ऊर्जा ज्यादा होगा तो नाभिक से दूर चक्कर लगाएगा और जिसका ऊर्जा कम होगा वो नाभिक के नजदीक चक्कर लगाएगा। ये कहना था बोर का। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ये प्रोटॉन है नाभिक, ठीक है, उस समय तक न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन का खोज जो हुआ था 1930 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये मॉडल जो हुआ 1913 ईस्वी के आसपास आया। तो अभी भी न्यूट्रॉन की खोज में लगभग 17 से 20 साल के आसपास अभी बाकी है। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रॉन का वगैरह का खोज हुआ था, तो बाद में हम चर्चा करेंगे न्यूट्रॉन का खोज। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन जो रहता है नाभिक में रहता है। बोर का कहना यह था कि ये अगर परमाणु है, ये परमाणु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने ऊर्जा के अनुसार एक निश्चित त्रिज्या में क्या करता है, परिक्रमण करता है, घूमता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भ्रमण करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, उनका कहना था कि परमाणु के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन का अपना अपना अलग अलग ऊर्जा होता है। समझ में आया बात? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना अलग अलग ऊर्जा होता है और उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, उसी ऊर्जा के अनुसार वो चक्कर लगाता है। ठीक है, जिसका ऊर्जा कम रहेगा वो नाभिक के
नाभिक के बगल वाले कक्षा में क्या करेगा, भ्रमण करेगा। जिसका ऊर्जा अधिक रहेगा वो नाभिक से स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब वो दूर वाले कक्षा में भ्रमण करेगा। तो इसका एक फिक्स है ऊर्जा स्तर के अनुसार। इसका ऊर्जा कम था, ये प्रोटॉन के नजदीक था, और इसका ऊर्जा कम था, ये प्रोटॉन से दूर अपना भ्रमण कर रहा है। ठीक है, इसी सब को, इसी वृत्ताकार पथों को हम लोग क्या बोलते हैं, कक्ष के नाम से भी जानते हैं या कक्षा भी बोलते हैं। इसको हम लोग अस्थायी अवस्था भी बोलते हैं, अस्थायी अवस्था, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है। याद रखना, इतना सारा नाम है, कक्ष भी बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं, अस्थायी अवस्था बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं। अब देखिए, इससे पहले रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है। अगर रदरफोर्ड का माने तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेट करता है तो तरंग जनरेट करता है, और तरंग जनरेट करता है तो उसका ऊर्जा गिरता है, और गिरने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटॉन के नजदीक आता है और चिपक जाता है, परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इनके अनुसार, बोर के अनुसार, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, एक निश्चित त्रिज्या, एक निश्चित ऊर्जा स्तर से। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना ये एक्सीलरेट भी करेगा, अपना ऊर्जा धीरे धीरे इसका गिरेगा भी, तो इस बाउंड्री को फाड़ नहीं पाएगा। ये ऊर्जा गिरा भी तो ऊर्जा गिरने के बाद थोड़ा बहुत ऊर्जा गिरता है, तरंग निकलने के बाद, ऊर्जा गिरने के बाद इसी कक्षा में रहेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को दूसरा कक्षा में जाना है तो इसके लिए इसको फिक्स ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, जो कि सेकेंड पॉइंट में आएगा, सेकेंड या थर्ड पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो अभी पहला पॉइंट में यही है कि रदरफोर्ड का जो कमी था उस कमी को दूर किए। पहला पॉइंट में इन्होंने कहे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा के अनुसार, अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार किसी भी नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। जिसका ऊर्जा कम रहेगा वो परमाणु के, वो प्रोटॉन के नजदीक रहेगा, और जिसका ऊर्जा अधिक रहेगा वो प्रोटॉन से दूर रहेगा। इन्होंने किस प्रकार पता लगाए होंगे, दिमाग लगाते हैं। इन्होंने इस प्रकार पता लगाए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। जितना ज्यादा नजदीक रहेगा मतलब प्रोटॉन इसको खींच कर रखा है, इसके पास ऊर्जा कम है तभी तो ये नजदीक है, इसके पास ऊर्जा ज्यादा है तो ये दूर चला गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये इनका पहला पॉइंट था, ये बोर मॉडल का पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट को नोट कर ले। ठीक है, ये जो मॉडल आया है 1913 ईस्वी में आया है, ये प्लांक क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। प्लांक क्वांटम सिद्धांत पे आधारित है। इस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुआ था। रदरफोर्ड की सीमाओं को दूर करने के लिए ये बोर का मॉडल आया है। तो ये था पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, बोर ने ये बताए हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में अपने ऊर्जा के अनुसार वो क्या करता है, परिक्रमण करता है, घूमता है। ठीक है, उसी कक्षा को उन्होंने क्या बताया है, कोष बोले हैं। ऊर्जा कोष या ऊर्जा कक्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे समझते हैं, ये है प्रोटॉन। ठीक है, इस प्रोटॉन के चारों तरफ एक निश्चित ऊर्जा स्तर के अनुसार एक निश्चित कक्ष में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। ठीक है, अपने अपने ऊर्जा के अनुसार इस प्रकार से क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो एक निश्चित ऊर्जा के अनुसार कर रहा है। जिसके पास ऊर्जा कम है वो प्रोटॉन के नजदीक है। कैसे पता चलेगा कि आपको ऊर्जा कम है? वो पता चलेगा डेरिवेशन से, हम इसका प्रूफ बताएंगे। ठीक है, आगे। तो जिसके पास ऊर्जा कम होता है प्रोटॉन के नजदीक, जिसके पास ऊर्जा अधिक रहता है प्रोटॉन से दूर भागता है। क्योंकि जिसके पास ऊर्जा कम का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन, अगर ऊर्जा कम है इलेक्ट्रॉन के पास तभी तो प्रोटॉन उसको खींच रखा है। ठीक है, तो एक निश्चित ऊर्जा स्तर के अनुसार क्या है, ये परिक्रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। इसी को उन्होंने नाम दे दिए ऊर्जा स्तर बोलते हैं, या ऊर्जा कक्ष के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा कक्ष या ऊर्जा स्तर
या हम लोग बोलते हैं इसको क्लास के भी नाम से जाना जाता है। क्लास कि एक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित क्लास है, ठीक है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट से एक समझते हैं इसको और बढ़िया से, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में लगभग 100 स्टूडेंट है लगभग, ठीक है। उस 100 स्टूडेंट में से, ठीक है, हम एक दरी बिछा दें, उस पूरा क्लास में दरी बिछा दें। तो दरी बिछाने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो वहाँ पे जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट वहाँ पे कहीं पे भी बैठ सकता है, दरी में कहीं पे भी बैठ गया जा करके। ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इनका कहना था नहीं कि अगर इस 100 स्टूडेंट को अगर बांट दिया जाए, जैसे हम बोल दिए कि 80% वाले स्टूडेंट शुरू के 4 बेंच पे बैठेंगे, 70% वाले स्टूडेंट वो 4 बेंच के बाद बैठेंगे, और 60% वाले स्टूडेंट वो 8 बेंच के बाद बैठेंगे। तो इस प्रकार से एक बांटा हुआ है। जैसे हम बोल दिए कि 80% से लेकर के 70% तक, 79% तक फर्स्ट 4 बेंच में बैठेगा। इसी तरीके से 71% तक। इसी तरीके से 70% से लेकर के 61% तक और फिफ्थ बेंच से 8वां बेंच तक बैठेगा। इसी तरीके से सबका बटा हुआ है। तो एक क्रम है कि जो ज़्यादा मार्क्स लाया है उसको पहले सीट मिलेगा, ठीक है। जो कम मार्क्स लाया है उसको बाद में सीट मिलेगा। इसी प्रकार से बोर ने बताया। बोर का कहना यह था कि जिसके पास ऊर्जा कम है वो नजदीक रहेगा, वो पहले वाले कक्षा में रहेगा, और जिसके पास ऊर्जा अधिक है वो बाह्यतम कक्षा में रहेगा। और इसका नाम दे दिए गए ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्ष, या इंग्लिश में इसको बोलते क्लास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोले हैं कि जो पहला कक्ष में है, जो पहला ऊर्जा स्तर में है, या जो दूसरा में है, या जो तीसरा में है, या जो चौथा में है, तो जो पहला कक्ष में है उसका नाम दे दिया गया है K, दूसरा का नाम दे दिया गया L, तीसरा का नाम दे दिया गया M, और चौथा का नाम दे दिया गया है N। तो पहला कक्षा वाला को या पहला ऊर्जा स्तर वाले को, इलेक्ट्रॉन को जो कक्ष में रहेगा उस कक्ष का नाम दे दिया गया K, दूसरा कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका L, तीसरा कक्ष में जो रहेगा M, और चौथा कक्ष में जो रहेगा उसको N नाम दे दिया गया है। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा होती है, ठीक है। उस निश्चित ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है एक निश्चित ऊर्जा कोष में या ऊर्जा कक्षा में वो रहता है, उसका नाम दे दिए हो KLMN। क्लियर है। पहला वाला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका नाम K, दूसरा वाला कक्षा में रहेगा उसका L, तीसरा वाला कक्षा में रहेगा M, चौथा वाला कक्षा में रहेगा उसका नाम दे दिए N। तो ये इनका दूसरा पॉइंट था, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख ले करिए। अब बात करेंगे हम तीसरा पॉइंट। ये है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या है कि इससे पहले रदरफोर्ड ने क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से करता है। इससे पहले हम बताए थे, इससे पहले वीडियो में जो स्टूडेंट देखा होगा उसको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से करता है, ठीक है। सतत का मतलब है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जैसे उनके अनुसार पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा, क्लियर कर दिए। ये प्रोटॉन है, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। सतत का मतलब रदरफोर्ड के अनुसार ही बता रहे हैं। सतत के अनुसार क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित कर गया, यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जित करके यहां से यहां आ जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जित करके यहां से यहां पे आ जाएगा, ऊर्जा का उत्सर्जित करके यहां से यहां, मतलब एक सतत रूप में आ सकता है, किसी प्रकार का गैप नहीं हो सकता। जैसे हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं ना, ये विबग्योर है। विबग्योर में मान लिया जाए कि किसी का 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसके बाद वाला जो कलर है
उसका 4000 एंगस्ट्रम भी हो सकता है। हम ये सब एज्यूम करके बता रहे हैं, डाटा पहले ही बता रहे हैं, ये जितना भी डाटा है एज्यूम माना हुआ डाटा है, ठीक है। ऐसा डाटा आपको नहीं मिलेगा बिग में, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इनका कहना था, रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन सतत रूप से रहता है 3000 एंगस्ट्रम के बाद 3001 एंगस्ट्रम, 3002 एंगस्ट्रम, 3003 एंगस्ट्रम, ये इलेक्ट्रॉन का अपना तरंग दैर्घ्य मतलब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। अगर ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो 3001 एंगस्ट्रम से 3000 एंगस्ट्रम से 3001 एंगस्ट्रम पे जाएगा, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3002 एंगस्ट्रम पे भी जा सकता है, 3003 एंगस्ट्रम पे भी जा सकता है। अगर ऊर्जा का उत्सर्जित करेगा तो 3000 एंगस्ट्रम से 2999 एंगस्ट्रम तक भी जा सकता है, 2998 एंगस्ट्रम तक भी जा सकता है तरंग वेव, ठीक है। लेकिन बोर ने बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। बोर बोले कि ऐसा नहीं होता। अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसमें जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा वो असतत होगा, वो असतत, ठीक है। असतत तरीके से नहीं होता है, मतलब कैसा होगा, असतत होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम समझाते हैं, बोर के मॉडल के अनुसार समझाते हैं, ठीक है। बोर साहब ने ये बताया कि ये है प्रोटॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बोर का कहना यह था कि ये सभी इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा के अनुसार क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। एक फिक्स क्लास में, एक फिक्स कक्षा में ये चक्कर लगा रहा है अपने ऊर्जा के अनुसार। अब देखो, इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम होता है और इस इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अधिक होता है। कैसे होता है ये बाद में समझाएंगे, इसका कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को पहला कक्षा से दूसरा कक्षा पे जाना है तो उसको उतना ऊर्जा लेना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है, अन्यथा नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? अगर इस इलेक्ट्रॉन को पहला कक्षा से दूसरा कक्षा जाना है तो दूसरा कक्षे वाले इलेक्ट्रॉन के पास जितना ऊर्जा है उतना ऊर्जा इसको मिलेगा, तभी वो जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब ऊर्जा को क्या करेगा, ये अवशोषण करेगा। अगर सेकेंड कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को पहला कक्षा में जाना है तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कि मान लिया जाए कि इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा जो है -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा जो है -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पहले ही बोल दिए कि ये सब जो भी ऊर्जा है या जो भी हम डाटा ले रहे हैं ये डाटा फिक्स नहीं है, ठीक है। हम ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि समझ में आया आपका, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो पहला कक्षा में जो घूम रहा था, परिक्रमण कर रहा था, उसके पास ऊर्जा कितना है, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसका है -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन अगर दूसरा कक्षा में तभी जाएगा जब ये कितना बन जाएगा, -5.4। और -5.4 बनने के लिए ये कितना ऊर्जा अवशोषित करेगा, तो -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन के पास था ऊर्जा। इसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं से मिल गया तो ये बन जाएगा -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में तभी जाएगा जब इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा वो क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तभी जा सकता है, अन्यथा नहीं। इससे कम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम ऊर्जा मिला तो भी नहीं जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर अधिक ऊर्जा मिला तो भी नहीं जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तभी दूसरा कक्षा में जाएगा जब इसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन
अगर पहला कक्षा में तभी जाएगा जब ये -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, निकालेगा अपने अंदर, तभी ये दूसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सतत ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है वो सतत तरीके से नहीं होता है, असतत तरीके से होता है। सोचिए कि -13.4 के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा कक्षा में है -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक फिक्स है, बीच में इसका पूरा का पूरा ऊर्जा गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है। -13.4 और -5.4 इसमें देखना है तो कितना का अंतर आ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। तो बीच वाला ऊर्जा क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये असतत हुआ कि नहीं हुआ? जबकि रदरफोर्ड ने क्या बोले थे, नहीं, जो -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका ऊर्जा -13.3 भी रहेगा, -13.2 भी रहेगा, वो रहता है सतत तरीके से, कंटिन्यूअस रहता है। लेकिन ये बोले कि नहीं, ये सतत तरीके से नहीं रहता, ये रहता है असतत तरीके से। तो वही हम लिखे हैं कि कक्षा की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उसका ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना है, उच्च से निम्न में जाना है या निम्न से उच्च में जाना है, तो उच्च से निम्न में जाना है मतलब क्या हुआ, वो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा उच्च से निम्न जाने के लिए, और निम्न से उच्च जाने के लिए ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो यही पूरा पॉइंट था, जो कि ये पॉइंट ने पूरा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हिला करके रख दिया था, बोर का मॉडल। ठीक है, समझ में आया बात? इस पॉइंट को नोट करें। अब बात करेंगे चौथा पॉइंट। क्लियर है? ये है चौथा पॉइंट। बोर्ड ने ये बताए हैं कि अगर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से परिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ये पहला कक्षा, ये दूसरा, ये तीसरा, इसका नाम दे दिया है KLM, ठीक है, इस प्रकार से कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में अगर जाएगा तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। इसको हम ऊर्जा देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेगा, ऊर्जा लेगा, उसके बाद पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाएगा। या हम इसका उल्टा बात करें कि ये दूसरा कक्षा के इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में तभी जाएगा जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, मतलब ऊर्जा क्या करेगा, अपने से निकालेगा, रिलीज करेगा, बाहर छोड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि ऊर्जा स्तर को अगर समझना है, अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण को, तो निम्न प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से? कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरा कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है उसको पहला कक्षा से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कितना था, E1 था -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लिए, ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, ये सब डाटा माना हुआ है। दूसरा कक्षा के पास इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट था -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में जा रहा है, तो ये क्या होगा, E2 कितना है, E2 -5.4 माइनस E1 कितना है, -13.4, तो ये बन जाएगा -5.4 माइनस प्लस 13.4, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा वो अवशोषित करेगा, तब जा करके ये इलेक्ट्रॉन ये दूसरा कक्षा में जा करके पहुंचेगा, इसके ऊर्जा स्तर के बराबर होगा, तब जा करके इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से पहला कक्षा में जाना चाह रहा है तो अपने से ऊर्जा क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, तो बाहर निकालेगा तो माइनस आ जाएगा, तो -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा को क्या करेगा, अपने से बाहर निकालेगा, तो ये जा करके इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा से पहला कक्षा में पहुंच जाएगा। तो पहला कक्षा से दूसरा कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है
तो ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, और दूसरा कक्षा से अगर पहला कक्षा में आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। बात पकड़ में आ गया, क्लियर है, पॉइंट एकदम ठीक है, इसको नोट करें। अब बात करेंगे इसका पांचवा पॉइंट का बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं बोर का मॉडल का पांचवा पॉइंट। बोर साहब ने ये बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु में वे ऊर्जा स्तर संभव है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR या h/2 पाई सरल गुणांक। इनका कहना यह था, यही तो है क्वांटम थ्योरी, क्वांटम का सिद्धांत यही है, ठीक है। इन्होंने क्या बताएं कि ये प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन में ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, इसी तरीके से चौथा, पांचवा, ये सब कक्षा, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि इसका जो कोणीय संवेग होगा, अगर n का मान पहला रखेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का संवेग h/2 पाई होगा, कोणीय संवेग। अगर 2 रखेंगे तो 2h/2 पाई। तो तीसरा कक्षा के लिए n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3h/2 पाई। इसलिए n कक्षा के लिए क्या होगा, nh/2 पाई। और nh/2 पाई जो होता है ये MVR के बराबर होता है। nh/2 पाई जो होगा वो MVR के बराबर होता है। इन्होंने फिजिक्स का कंसेप्ट उठाए और फिजिक्स के कंसेप्ट से ये बताए हैं कि इसका जो कोणीय संवेग होगा वो MVR के बराबर होता है, ठीक है। इन्होंने देखे, पहला कक्षा के लिए देखे कि h/2 पाई आ रहा था, दूसरा कक्षा के लिए देखें कि n का वैल्यू 2 रख दिए तो 2h/2 पाई, तीसरा कक्षा के लिए 3h/2 पाई। इन्होंने फिजिक्स का कंसेप्ट से MVR बराबर NH/2 पाई लाए, ठीक है। इन्होंने प्रयोग में पाए कि MVR जो होता है NH/2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। M क्या है, M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका मान होता है 9.1 × 10⁻³ kg। V है इलेक्ट्रॉन का वेग, किस वेग से चलेगा, R जो है नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, या हम लोग त्रिज्या भी बोल सकते हैं, त्रिज्या। H जो है प्लांक नियतांक, इसका मान होता है 6.64 × 10⁻³ पाई तो पता ही है। N जो होता है N होता है कक्षों की संख्या। अगर इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में घूम रहा है तो n का मान 1, दूसरा कक्षा में घूम रहा है तो n का मान 2, तीसरा कक्षा में घूमेगा तो n का मान 3 रखना है। तो इन्होंने देखे कि MVR जो होता है वो NH/2 पाई के बराबर होता है। यही है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। ये चीज फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है फिजिक्स के अंतर्गत, ये चीज पढ़ना है, ठीक है, 11th क्लास में, ठीक है। तो MVR बराबर NH/2 पाई इन्होंने ये बताया। ये पांचवा पॉइंट था और छठा पॉइंट हम बताते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट के बाद कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है। बोर ने क्या बताएं, बोर ये बताएं कि ये प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन के चारों तरफ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर एक ही बनाते हैं, एक से पता चल जाएगा। बोर का अनुसार कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान समझना है, यहाँ पे एक बल काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे ऋण आवेश है, ये प्रोटॉन है, इस पे धन आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, तो दोनों के बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा। आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। और वैद्युत बल जो होता है Fe, ये बराबर होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। ये वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बता चुके हैं हम, ठीक है। तो Fe बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 जो है एक इलेक्ट्रॉन, Q1 इसको मान लिए और इसको मान लिए Q2। तो Q1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए E आ गया, एक प्रोटॉन के लिए E, एक प्रोटॉन के लिए हम लोग क्या मान लिए, एक प्रोटॉन के लिए E। तो हम लोग प्रोटॉन मान लिए कि Z प्रोटॉन होगा,
एक प्रोटॉन को हम लोग ई मान लिए, नाभिक में मान लिया जाए जेड प्रोटॉन है तो कितना होगा जेड ई। अरे एक प्रोटॉन के लिए ई, तो नाभिक के अंदर जेड प्रोटॉन है तो जेड ई, तो यहाँ पे Q2 का मान कितना आ गया जेड ई और बाई आर स्क्वायर, तो एफ ई बराबर 1/4πε0 जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आकर्षण बल, दोनों के बीच में क्या लग रहा है एक आकर्षण बल लग रहा है। क्लियर है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि कोई भी कण अगर वृत्तीय गति में घूम रहा है ना तो एक बल काम करता है अभिकेंद्रीय बल, जो कि केंद्र की तरफ लगती है, अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस प्रकार से क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार से चक्कर लगा रहा है, तो एक बल काम करती है और उस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये जो बल होता है F बराबर mv² बाई आर के बराबर, mv² बाई आर के बराबर। ये समीकरण बन गया फर्स्ट, ये समीकरण बन गया सेकेंड। तो ये बल आकर्षण बल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपनी तरफ, और ये जो बल है अभिकेंद्रीय बल, और ये दोनों बल आपस में क्या है बराबर है। तो हम लोग लिखते हैं mv² बाई आर बराबर 1/4πε0 जेड² बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, mvr बराबर nh/2π और एक है mv² बाई आर बराबर 1/4πε0 जेड² बाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, आगे का वीडियो में आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चारों तरफ इस प्रकार से घूम रहा है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों और प्रोटॉन के चारों तरफ अपने कक्ष में जब घूमेगा तो उसका एक फिक्स त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या का मान क्या होगा। क्लियर है। इस इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का टोटल ऊर्जा क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो इतने सारे चीज हमको ड्राइव करना है, कैलकुलेशन करना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ठीक है। बोर साहब ने ही सब चीज बताए हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में अगर घूम रहा है तो उसका केंद्र से एक त्रिज्या होगा। ठीक है, कितना वेग से घूमेगा उसको निकालेंगे, कि उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा उसको निकालेंगे, उसका स्थितिज ऊर्जा क्या होगा उसको निकालेंगे, उसका टोटल ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी क्या होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।